नमस्कार, न्यूज़@9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। पहला सिल्वर नोटिस जारी किया गया। यह इंटरपोल की एक नई पहल है जिसका मकसद देशों को आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों को ट्रैक और रिकवर करने में मदद करना है। इस पहल को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी और पर्यावरण अपराधों से संबंधित संपत्तियों को ट्रेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 52 देशों को शामिल करते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है जिसमें भारत भी शामिल है। यह पायलट प्रोजेक्ट नवंबर 2025 तक चलेगा। इससे भारत को काले धन और अपराधियों से जुड़ी संपत्तियों की रिकवरी में मदद मिल सकती है और देश में वित्तीय अपराधों पर काबू पाने में सहायता मिलेगी। ट्राइकोफाइटन इंडोटिनी नामक फंगल इन्फेक्शन को 2020 में भारत और नेपाल से लिए गए सैंपल के आधार पर नामित किया गया था। यह नाम भारत और नेपाल से जुड़ा हुआ था। हाल ही में 30 से अधिक त्वचा रोग विशेषज्ञों ने इस नाम को बदलने का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि इस फंगस का नाम भारत से जोड़ना उचित नहीं है क्योंकि यह 40 से अधिक देशों में पाया गया है और इसका वैज्ञानिक नामकरण किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों ने भौगोलिक नामकरण की आलोचना करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नामकरण की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह फंगस त्वचा, बाल और नाखूनों में समस्याएं उत्पन्न करता है और खासकर पेट, चेहरे और अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यह त्वचा संपर्क और संदूषित वस्तुओं के माध्यम से फैलता है और एंटी फंगल दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जी मोड़ या फिर सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। इस टनल का निर्माण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है। 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह सुरंग लगभग 12 किलोमीटर लंबी है, जिसमें जी मोड़ टनल 6.4 किलोमीटर और 5.6 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड है। इसमें आपातकालीन स्थिति के लिए समानांतर 7.5 मीटर चौड़ा एग्जिट मार्ग भी है। पहले इसे बनाने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की एजेंसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दी गई थी। बाद में इसे केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय की एजेंसी राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। यह अनावरण नई दिल्ली में आयोजित भारत जलवायु मंच 2025 के दौरान किया गया। यह मंच सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण क्षेत्रों में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए है। यह नवाचार को बढ़ावा देगा और भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर बनाने में मदद करेगा। भारत जलवायु मंच 2025 का मकसद नीति निर्माताओं, उद्योग के प्रमुख व्यक्तियों और वैश्विक सहयोगियों को एक साथ लाकर निवेश को बढ़ावा देना है और नई साझेदारियां बनाना है जो भारत को सतत समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करे। अमेरिका के लॉस एंजेलिस में लगी आग पर काबू पाने के लिए पिंक कलर का लिक्विड आग पर गिराते देखा जा रहा है। इसे पिंक फायर रिटार्डेंट या फिर फॉस्चेक के नाम से जाना जाता है, जो एक रासायनिक मिश्रण है। इसे आमतौर पर जंगल की आग को बुझाने या फैलने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मुख्य रूप से अमोनियम फॉस्फेट या फिर अन्य फॉस्फेट आधारित रसायन से बना होता है। यह पानी की तरह आसानी से इवोपरेट नहीं होता और लंबे समय तक बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ आग के जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और यह रासायनिक मिश्रण आग को मिलने वाली ऑक्सीजन को रोक देता है, जिससे आग ज्यादा तेजी से नहीं फैलती। हालांकि इसका इस्तेमाल कुछ पर्यावरणीय चिंताओं को भी जन्म देता है, जैसे कि इसके द्वारा छोड़े गए जहरीले रसायन जल स्रोतों और जलीय जीवन के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में नेशनल टर्मरिक बोर्ड का उद्घाटन किया। इसके पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी नियुक्त किए गए हैं। इसका मुख्यालय निजामाबाद, तेलंगाना में स्थापित किया गया है। ये बोर्ड महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 20 राज्यों के हल्दी उत्पादन करने वाले किसानों को सहायता प्रदान करेगा, ताकि किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ हल्दी की उत्पादकता में बढ़ोतरी हो। हल्दी को गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। ये बोर्ड हल्दी के स्वास्थ्य लाभों पर जागरूकता बढ़ाएगा और हल्दी निर्यात के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी सुनिश्चित करेगा। परीक्षा के लिए आज से ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और निर्यातक देश है। 2023-24 में भारत ने 3.05 लाख हेक्टेयर भूमि पर 10.74 लाख टन हल्दी का उत्पादन किया और कुल वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 70% रही।
हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत की WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर 2.37% दर्ज की गई। मुद्रास्फीति में ये बढ़ोतरी WPI में शामिल अलग अलग वस्तुओं की कीमतों के चलते हुई है। आपको बता दें कि WPI में 3 प्रमुख कैटेगरीज को शामिल किया गया है। इसमें पहली है प्राथमिक वस्तुएं यानी प्राइमरी आर्टिकल्स, दूसरी है ईंधन और ऊर्जा यानी फ्यूल एंड पावर, और तीसरी कैटेगरी है विनिर्मित उत्पाद यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का। हालांकि प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी में खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन गैर खाद्य वस्तुओं और खनिजों की कीमतें बढ़ गई हैं। वहीं ईंधन और ऊर्जा श्रेणी में बिजली और कोयले की बढ़ती कीमतों के कारण 1.9% की वृद्धि हुई है, जबकि विनिर्मित उत्पादों की कीमतें स्थिर रहीं, लेकिन कपड़ा और धातु उत्पादों की कीमतें बढ़ी हैं। WPI डेटा हर महीने जारी किया जाता है और बाजार की कीमतों को मापने के लिए उपयोग होता है। इससे नीति निर्माताओं को मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक योजना बनाने में मदद मिलती है। भारतीय नौसेना के लिए L&T शिपयार्ड द्वारा बनाए गए दूसरे मल्टीपर्पस वेसल्स MPVs को लॉन्च किया गया। इस जहाज का नाम उत्कर्ष रखा गया है और इससे पहले जहाज का नाम समर्थक था, जो कि भारतीय नौसेना में अक्टूबर 2024 में शामिल किया जा चुका है। दरअसल ऐसे 2 जहाजों को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट रक्षा मंत्रालय और L&T शिपयार्ड के बीच 25 मार्च 2022 को किया गया था। इनका इस्तेमाल शिप्स से टारगेट्स को लॉन्च और रिकवर करने और स्वदेशी हथियारों के परीक्षण आदि के लिए किया जाएगा। प्रत्येक जहाज 106 मीटर लंबा है और 15 नॉट्स की अधिकतम गति से चल सकता है। ये प्रोजेक्ट स्वदेशी जहाज निर्माण को बढ़ावा देने वाली पहल का हिस्सा है, ताकि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भाषिणी नामक ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी खासियत यह है कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा ये 9 अन्य भारतीय भाषाओं में रियल टाइम टेक्स्ट और वॉइस ट्रांसलेशन कर सकता है। इसका मकसद स्थानीय लोगों और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की आपसी बातचीत को आसान करना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग खोई या पाई गई वस्तुओं को अपनी ही भाषा में दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा कुंभ सह AI यानी सहायक चैटबॉट भी बनाया गया है, जो एक बहुभाषी और वॉइस इनेबल्ड चैटबॉट है। इसमें AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इन सब के जरिए महाकुंभ 2025 को अधिक समावेशी, संगठित और तकनीकी रूप से सुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज पूरे भारत में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया, लेकिन क्या आपको पता है इस त्योहार के साथ भूगोल विषय का एक कॉन्सेप्ट भी जुड़ा है। इस दौरान सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। इसलिए दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। इससे उत्तरी गोलार्ध में ठंड कम होनी शुरू हो जाती है और बसंत ऋतु का आगमन होता है। आपको बता दें कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार कक्षा में घूमती है और सूर्य के उत्तरायण होने से उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक समय तक पड़ने लगती हैं। इससे गर्मी बढ़ने लगती है। इसके अलावा ये त्योहार नई फसल की कटाई और प्रकृति के संतुलन का भी उत्सव है। मकर संक्रांति मुख्य रूप से उत्तर भारत में तिल गुड़ खाने, पतंग उड़ाने और दान पुण्य के लिए प्रसिद्ध है। इस त्योहार को भारत में कई नामों से जाना जाता है। जैसे असम में इसे माघ बिहू कहते हैं, जिसमें पारंपरिक खेल और फसल कटाई का उत्सव मनाया जाता है। अब आप कमेंट करके बताइए इस त्योहार को भारत के राज्यों में और किस किस नाम से जाना जाता है। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और IAS बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी UPSC की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान। SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा। डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा, बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा, जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studiiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। भारत की स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल कंपनी ने एक बड़ी सफलता हासिल की। इस कंपनी ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स रॉकेट के जरिए 3 सैटेलाइट लॉन्च किए। ये सैटेलाइट हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक का यूज करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से जानकारी इकट्ठा की जाती है। इस तकनीक में सैकड़ों लाइट बैंड्स की मदद से डेटा कैप्चर किया जाता है ताकि कृषि, खनन, पर्यावरण और रक्षा के क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही ये तकनीक फसलों की पैदावार बढ़ाने और तेल रिसाव की निगरानी में काम आएगी। इससे आसपास
के देशों से लगी भौगोलिक सीमाओं को भी बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि पिक्सल कंपनी ने 2029 तक 24 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है। गृह मंत्री अमित शाह 16 जनवरी 2025 को अहमदाबाद से फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI TTP का उद्घाटन करेंगे। यह विकसित भारत 2047 विजन के तहत एक नई पहल है। ये सुविधा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद के एयरपोर्ट्स पर शुरू होगी। इस योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को सरल और सुरक्षित बनाना है। यह सुविधा भारतीय नागरिकों और OCI कार्ड धारकों के लिए मुफ्त है, जिसमें पंजीकरण करने के लिए पोर्टल पर अपनी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद पंजीकृत यात्री एयरपोर्ट के E-गेट पर अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट स्कैन कर सकेंगे। अगर बायोमेट्रिक्स डेटा वेरीफाई हो जाता है तो एयरपोर्ट पर E-गेट के थ्रू ही इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शुरुआत में यह सुविधा 21 बड़े एयरपोर्ट्स पर लागू होगी। पहले चरण में इसे दिल्ली समेत 7 बड़े हवाई अड्डों पर शुरू किया गया है। आज महान तमिल दार्शनिक थिरुवल्लुवर की याद में थिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है। थिरुवल्लुवर ने तिरुक्कुरल ग्रंथ की रचना की थी, जो तमिल संस्कृति और दर्शन की झलक देता है। तिरुक्कुरल नैतिक शिक्षाओं पर आधारित ग्रंथ है, जिसमें लगभग 1330 दोहे हैं। ये 3 भागों में बटा है। पहला भाग है अरम यानी सद्गुण, दूसरा है पुरुल यानी शासन और तीसरा है कामम यानी प्रेम। इसमें सत्य बोलने, हिंसा से बचने और सभी के प्रति दया भाव रखने की शिक्षा दी गई है। यह परिवार, समाज और शासन के लिए नैतिकता और सदाचार के बारे में बात करता है। इसकी शुरुआत भगवान, प्रकृति और सद्गुण की प्रशंसा से होती है। यह परिवार, गाँव और देश के प्रति मानवीय सहानुभूति की बात करता है। तिरुक्कुरल में प्रेम और विवाह जैसे विषयों पर भी सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। साथ ही इसे कई भाषाओं में अनुवाद भी इसका किया गया है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा बनाया गया दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन गुजरात के पोरबंदर तट पर परीक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसे भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा था। इसका विकास अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजरायली रक्षा कंपनी एल्बिट सिस्टम्स की सहायता से किया है। यह ड्रोन एल्बिट सिस्टम्स के हर्मीस 900 स्टार लाइनर ड्रोन का एक नया वर्जन है। सभी मौसमों में काम करने वाला दृष्टि 10 स्टार लाइनर 70% स्वदेशी है। इसकी क्षमता 36 घंटे उड़ान भरने की है और ये 450 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। यह ड्रोन निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बाइडेन प्रशासन ने चीन की 37 कंपनियों को अमेरिकी बाजार में निर्यात करने से प्रतिबंधित कर दिया है। ये कंपनियां चीन के खनन, सौर ऊर्जा और कपड़ा उद्योग के क्षेत्रों से हैं। इन कंपनियों पर शिनजियांग क्षेत्र में जबरन श्रम कराने के कई आरोप हैं। इनमें प्रमुख कंपनियां जैसे जिजिन माइनिंग ग्रुप, जे सोलर टेक्नोलॉजी की सहायक कंपनियां और हुआफू फैशन के नाम शामिल हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि वे उइगर समुदाय के लोगों का शोषण कर रही हैं। उइगर तुर्क भाषी लोग हैं जो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में रहते हैं। हालांकि चीन ने अमेरिकी आरोपों को मानने से मना कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका के निर्यात प्रतिबंध सूची में शामिल कंपनियों की संख्या 144 हो गई है। इस प्रतिबंध से चीन के सौर उद्योग को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, खासकर अमेरिकी बाजार में। अफ्रीकी संघ ने युगांडा के कंपाला में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। इसमें कृषि को नई दिशा देने के लिए कंपाला घोषणा को अपनाया गया है, जो 2026 से 2035 तक कृषि खाद्य प्रणाली को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, ताकि भूख, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा जैसी समस्याओं का समाधान हो सके, क्योंकि अभी भी 20.4% अफ्रीकी लोग भूख से जूझ रहे हैं। कंपाला घोषणा के तहत जलवायु परिवर्तन, महामारी, संघर्ष और आर्थिक संकट जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया है। बता दें कि इससे पहले अपनाई गई मालाबो घोषणा के तहत टारगेट्स अचीव नहीं किए जा सके, जिसका मुख्य कारण निवेश की कमी रहा। इस बार कंपाला घोषणा में स्मार्ट तकनीकों और मॉडर्न कृषि पैटर्न को अपनाने पर जोर दिया गया है, ताकि अफ्रीका की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। हैदराबाद की मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतों को 2025 की वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच में शामिल किया गया है। ये लिस्ट न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड WMF द्वारा जारी की जाती है। इसमें हाई कोर्ट, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, सिटी कॉलेज जैसी कई इमारतें शामिल की गई हैं। ये कदम इन इमारतों को जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और तेजी से बढ़ते शहरीकरण से बचाने के लिए उठाया गया है। WMF के अनुसार इन इमारतों का संरक्षण केवल इतिहास बचाने के लिए नहीं, बल्कि शहर के भविष्य के लिए भी जरूरी है, ताकि मूसी नदी की विरासत को अगली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया जा सके। आपको बता दें कि गुजरात की भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियां भी भारत के उन स्थलों में शामिल हैं, जिन्हें WMF ने 25 ऐसे स्थलों के लिस्ट में जगह दी है, जो कि जल संकट और जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं।
16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। इस मौके पर भारत ने 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल के 9 साल पूरे कर लिए। ये पहल नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। आज भारत में 1.59 लाख मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, जिससे भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। इस पहल से अब तक 16.6 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं और सबसे खास बात ये कि 73,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा भास्कर यानी भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री जैसे प्लेटफॉर्म से स्टार्टअप्स को सहयोग मिल रहा है और स्टार्टअप महाकुंभ जैसे कार्यक्रम भी नवाचार और नेटवर्किंग को बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर ये पहल भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उनका कार्यकाल 24 अप्रैल 2028 तक रहेगा। इससे पहले वे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहे थे। उनके नियुक्त होने से सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों की संख्या पूरी हो जाएगी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में फैसले दिए, जैसे मुस्लिम छात्राओं को परीक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देना और 2023 में बिहार सरकार के जाति सर्वेक्षण का समर्थन करना इत्यादि। आपको बता दें, भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श लेते हैं। यह प्रक्रिया कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश नामों की सिफारिश करते हैं। भारत ने अपने पहले स्वदेशी तौर पर विकसित भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसे ड्रोन खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। भार्गवास्त्र छोटे ड्रोन को 6 किलोमीटर से अधिक की दूरी से पहचान सकता है और गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स के जरिए उन्हें नष्ट भी कर सकता है। यह सिस्टम एक साथ 64 से अधिक मिसाइलें लॉन्च कर सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों के खिलाफ सुरक्षा मिलती है। इसे अलग अलग तरह के इलाकों में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारतीय सेना की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और आईएएस बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी यूपीएससी की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप, जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान। SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा। डेली करंट अफेयर्स, ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा, बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा, जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studiiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। आज नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया गया। ये भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी इवेंट है। इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक वाहन, EV, हाइड्रोजन फ्यूल और बायोफ्यूल पर खास जोर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में EV की बिक्री 640 गुना बढ़ी है, जिसमें फेम 2 और PM E-ड्राइव जैसी योजनाओं की विशेष योगदान रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के टारगेट को अपनाने पर जोर दिया। इरडा, SGVN, GMR एनर्जी लिमिटेड और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी NEA के बीच एक एग्रीमेंट किया गया है। इसके तहत नेपाल के कर्णाली रिवर पर 900 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यह प्रोजेक्ट 25 वर्षों तक बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर यानी बूट मॉडल पर चलाई जाएगी। कर्णाली रिवर नेपाल की सबसे लंबी नदी है। इसका 90% से अधिक बेसिन नेपाल में स्थित है और भारत में प्रवेश करने के बाद ये शारदा नदी से मिल जाती है। फिर ये दोनों नदियां मिलकर घाघरा नदी के नाम से जानी जाती हैं, जो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति में बेंगलुरु में अमेरिकी कॉन्सुलेट का उद्घाटन किया गया। इसका मकसद पर्यटन, शिक्षा और व्यापार यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करना है। बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इसलिए यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EVs, ड्रोन और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसी तर्ज पर अमेरिकी दूत ने लॉस एंजलिस में एक भारतीय कॉन्सुलेट खोलने की भी घोषणा की है। इस कॉन्सुलेट के खुलने से अब बेंगलुरु और कर्नाटक के लोगों को वीजा सेवाओं के लिए चेन्नई जाने की जरूरत नहीं होगी।
चीन ने पाकिस्तान के एक सैटेलाइट PRSC-EO-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। साथ में अपने 2 सैटेलाइट्स तियानुल 1 और लंतान 1 को भी लॉन्च किया है। ये लॉन्च चीन के जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया, जिसमें लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। यह मिशन लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज की 556वीं उड़ान थी। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने पाकिस्तान के लिए कई सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। जैसे 2024 में चीन ने पाकिस्तान के लिए एक मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था और 2018 में पाकिस्तान के पहले ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 को भी चीन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 प्रदान किए। इस समारोह में 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया। इन खिलाड़ियों में शामिल हैं शूटर मनु भाकर, शतरंज चैंपियन D गुकेश, हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार। अगर इन खिलाड़ियों की उपलब्धियों की बात करें तो मनु भाकर ने ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचा, जबकि गुकेश सबसे कम उम्र में शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन बने। हरमनप्रीत ने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में भारत को हॉकी में कांस्य पदक दिलाया था। वहीं प्रवीण कुमार ने पेरिस में पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, 5 कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।